जय तो भारतम। तो बंधुओं, ऐसा है कि विनीत तिवारी है हमारा नाम और आप सभी को इतिहास पढ़ाना है हमारा काम। लेकिन हम आपको बस इतिहास पढ़ाएंगे, हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे। आप कहेंगे भैया ये हिस्ट्री रहा और ये आपका इतिहास रहा, दोनों में अंतर का है कि हम बोल रहे हैं हम इतिहास पढ़ाएंगे लेकिन हिस्ट्री ना ही पढ़ाएंगे। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। हिस्ट्री इज नॉट इक्वल टू इतिहास। अभी मार्कर सही चल नहीं रहा भैया। तो हिस्ट्री इज नॉट इक्वल टू इतिहास। कैसे? इस बात को आप समझ सकते हैं। इतिहास शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई और हिस्ट्री शब्द की जो व्युत्पत्ति है, इससे हिस्ट्री शब्द कहाँ से आया और इतिहास कहाँ से आया, जब इसको आप समझेंगे तो ये समझ जाएंगे कि इतिहास क्या है और हिस्ट्री क्या है, दोनों अलग अलग कैसे है। देखिएगा, एक पुस्तक है हिस्टोरिकल थॉट्स एंड हिस्टोरियोग्राफी। इससे हमें कुछ जानकारी मिली और भी कई जगहों से जानकारी मिली, कई सारे सोर्सेस हैं। जानकारी ये मिली कि ये जो हिस्ट्री शब्द है ये एक ग्रीक वर्ड, यूनान का शब्द है, यवन शब्द है। हिस्टोरिया, हिस्टोरिया, इस हिस्टोरिया से बना ये हिस्ट्री। इस हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है? तो शोध से प्राप्त ज्ञान, शोध से प्राप्त ज्ञान। ठीक। अब जब शोध आप करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो कुछ सोर्सेज चाहिए उसके लिए। तो इतिहास में दो सोर्सेज मेन आप सब जानते हैं। एक वो है पुरातात्विक, जिसको अंग्रेजी में आर्कियोलॉजिकल बोला जाता है, और दूसरा है लिटरेरी, जिसको साहित्यिक, साक्ष्य साहित्यिक स्रोत आप बोल सकते हैं। तो भैया ऐसा है कि साहित्यिक में तो भैया स्रोत में आपका शब्द प्रमाण है। जो शब्द प्रमाण को मानते हैं वो कहेंगे कि भैया ये प्रमाणिक है। वही बात अलग है कि चारवाक शब्द प्रमाण को नहीं मानता है। चारवाक दर्शन है। जो दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी होंगे, फिलॉसफी के जो स्टूडेंट्स होंगे, वो जानते होंगे चारवाक दर्शन। ऐसा दर्शन है, कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर घी पियो, कर्जा लो और घी पियो, जब तक जियो सुख से जियो। और एक बात कहता है कि पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले उत्थाय च पुनः पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यानी पियो पियो खूब पियो, तब तक पीते रहो, पी करके पित्वा पित्वा, पी करके पुनः पित्वा, फिर पी करके, तब तक पीते रहो जब तक भूमि पर गिर न जाओ। और गिरने के बाद भी छोड़ो नहीं, गिरने के बाद फिर उठो, क्योंकि वही उठता है जो गिरता है, जो गिरता है वही उठता है। तो गिरने के बाद फिर उठो और फिर पियो। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता। यही जन्म जो मिला इसी में जितना आनंद लेना है ले लो। तो पीते रहो और फिर गली में निकल कर गाओ कि मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है। वो आज पैमाने हटा दो यारों, सारा मैं खाना पिला दो यारों। मैं कदों में तो पिया करता हूँ, पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो। तो पीते रहो, ऐसा दर्शन है। और इतना विशुद्ध नास्तिक दर्शन है, कुछ मानता ही नहीं, शब्द प्रमाण को भी नहीं मानता। कहता बस एक प्रमाण मानेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण। जो प्रत्यक्ष है, जो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हो रहा है प्रत्यक्ष, वही बस मानेंगे। तो ऐसे अब जो चारवाक दार्शनिक सिद्धांतों को मानने वाले होंगे वो तो इस साहित्यिक प्रमाण को भी नहीं मानेंगे। तो यहाँ ही पर बोल देंगे कि भैया प्रमाणिक नहीं है ये हिस्ट्री। भैया मारकर हमको बहुत परेशान कर दिया, नहीं चल रहा है। तो हम क्या कह रहे थे, जो चारवाक दार्शनिक
सिद्धांतों को मानने वाले हैं वो तो यहीं पर खारिज कर देंगे कि भैया ये प्रामाणिक नहीं है, प्रामाणिक नहीं है। लेकिन जो भैया साहित्यिक प्रमाण को, लिटरेरी सोर्सेज को मानते हैं, साहित्यिक स्रोतों को प्रमाण के रूप में मानते हैं, वो कहेंगे ठीक है भैया प्रामाणिक है। दूसरे नंबर हम पूरा तात्विक पर आते हैं। तो पूरा तात्विक माने पूरा माने प्राचीन, तात्विक तत्व से बना, तत्व माने एलिमेंट यानी वस्तु, यानी पुरानी प्राचीन वस्तुएं। तो प्राचीन वस्तुएं जो मिली उससे हमने रिसर्च, उस पर हमने रिसर्च किया, बहुत शोध किया और बाद में हमको पता चला कि ये हुआ होगा। अनुमान लगाया कुछ इतिहासकारों ने, जैसे एक अनुमान लगाया है, मान लीजिए कहीं खुदाई में मिला कोई कंकाल और उस कंकाल के साथ घड़े में कुछ आभूषण मिल गए, तो कल्पना की हमने कि भैया ऐसा होगा कि उस समय के जो लोग होंगे वो इस बात में विश्वास करते होंगे कि मरने वाले के साथ जो चीज हम दफनाएंगे वो उसके साथ परलोक में जाएगा। तो जो जिनकी जो प्यारी वस्तुएं होती होंगी उनको दफनाया जाता होगा और उनके साथ वो परलोक में जाता होगा। और आभूषण धन इसलिए क्योंकि भैया परलोक में जाएगा तो वहां भी रुपया खर्चा पानी के लिए बना रहेगा, ठीक ठाक धन रहेगा वहां पर भी, तो इसलिए ये लोग दफनाते होंगे। तो ये क्या है? अनुमान है, प्रमाणिक तो नहीं है बात, अनुमान लगाया गया। इसे बहुत सारे अनुमान लगाए गए। तो साहित्यिक को तो हम प्रमाणिक मान भी सकते हैं, साहित्यिक स्रोतों को। पूरा तात्विक स्रोत प्रमाणिक नहीं है, ये अनुमान बहुत ज्यादा लगाए जाते, कई सारे प्रमाणिक होते भी है। तो यहाँ पर बहुत अनुमान पर काम होता है, कल्पनाओं पर काम होता है। तो शोध से प्राप्त ज्ञान में हमने क्या देखा कि भैया ये प्रामाणिक हो भी सकता है और प्रामाणिक नहीं भी हो सकता है। यानी हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री प्रामाणिक हो भी सकता है और प्रामाणिक नहीं भी हो सकता है। ये प्रामाणिक हो भी सकता है, प्रामाणिक नहीं भी हो सकता है। लेकिन इतिहास क्या है? तो जो इतिहास है ये अपने आप में अद्भुत है। तीन पदों से मिलकर बना है। एक तो इति, दूसरा हाल और तीसरा आस। भैया देखिएगा, ह का तात्पर्य यहां निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, निश्चित लिखने का एक तरीका यह भी है और एक तरीका आप जो जनरली लिखते हैं आधा सा ऐसे और फिर निश्चित ऐसे लिखते हैं। ई का मंत्र ऐसे रहता है इसके ऊपर से, हाँ। और हाँ, लेकिन हम जो है कि निश्चित ज्यादातर ऐसे लिखते हैं, ये पुराना तरीका है लिखने का। तो निश्चित रूप से ह का तात्पर्य हुआ, आस हुआ था। संस्कृत में जब अस धातु का रूप पढ़ेंगे तो वहां पर लंग लकार में आसीत, आसान, आसन ऐसे रूप चलता है, आस करके बनता है। आस माने हुआ था, लंग लकार भूत का, तो आस का तात्पर्य हुआ था। इति ऐसा ही, ऐसा ही यानी निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। ऐसा और कुछ नहीं हुआ था, ऐसा ही हुआ था। और किस तरह से? निश्चित रूप से। तो जहां निश्चितता आ गई, जहां निश्चित शब्द आ गया, वहां पर अब प्रमाणिक होने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। यानी यहाँ जो भी बातें कही जाएंगी वो प्रमाणिक ही होंगी, उनके अप्रमाणिक होने का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई अनुमान नहीं है, कोई कल्पना नहीं। तो हेंस जो है कि इतिहास प्रमाणिक हमेशा प्रमाणिक ही होगा और हिस्ट्री प्रमाणिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हेंस हिस्ट्री इज नॉट इक्वल टू इतिहास। प्रूव हो गया, साबित कर दिया हमने। चलिए, तो हिस्ट्री इज नॉट इक्वल टू इतिहास। तो हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे, हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे। अब बीच बीच में अब हिस्ट्री को भी कोई घुसा दे तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे इतिहासकारों ने घुसा दिया है उसमें, क्या करिए। तो हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जो है कि आज है 29 जुलाई
अनूप जलोटा भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का जन्मदिन है, तो उनको बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से, हार्दिक शुभकामनाएं जन्म दिवस की। और आगे अब हम बढ़ते हैं जो है कि इतिहास की तरफ। देखिएगा जरा, इतिहास जो है इसको ऐसे तो जनरली हम 3 खंडों में विभाजित करते हैं। एक प्राचीन इतिहास कहते हैं और एक मध्यकालीन इतिहास बोलते हैं और आधुनिक इतिहास। जब भारत का इतिहास जब पढ़ते हैं तब हम इन 3 खंडों में विभाजित करते हैं। इसको अंग्रेजी में एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। इसके बाद इस प्राचीन इतिहास को ही 3 खंडों में बांटा जाता है। एक तो भैया हो गया आपका प्राग ऐतिहासिक इतिहास, प्राग ऐतिहासिक, जिसको अंग्रेजी में प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री बोला जाता है। दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक इतिहास, इसको अंग्रेजी में प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री बोला जाता है। और तीसरा है हिस्टोरिक हिस्ट्री, ऐतिहासिक इतिहास। प्राग ऐतिहासिक काल जो है भैया, इसको भी हम फर्दर 2 खंडों में विभाजित करते हैं आगे। एक तो पाषाण काल है आपका, स्टोन एज, और दूसरा ताम्रकाल, कॉपर एज। इसके बाद इस पाषाण काल को भी हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, एक नव पाषाण काल। तो प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री में आपने देखा इसका डिवीजन कैसे होता है। इसमें स्टोन एज और ताम्र काल में जब तांबे की भी चीजों का प्रयोग होने लगा, इधर तो पाषाण। तो प्री हिस्टोरिक में आपने ये देखा। अब जो आद्य ऐतिहासिक इतिहास, प्रोटो हिस्टोरिक हिस्ट्री आप देखते हैं, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम देखते हैं। ये पहला है, इसमें केवल पुरातात्विक वस्तुएं मिली हैं, कुछ लिखित स्रोत इसके नहीं है। दूसरा है, इसका लिखित स्रोत भी है लेकिन पढ़ना बड़ा कठिन है। तीसरा ऐतिहासिक इतिहास, हिस्टोरिक हिस्ट्री, जब वैदिक एज से हम शुरू करते हैं, वैदिक काल से शुरू करते हैं, 1500 ईसा पूर्व से, मुख्यतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ज्यादा हम वर्चस्व देते हैं। तो वहां से लेकर 712 ईस्वी तक हम प्राचीन इतिहास को ऐसे पढ़ते हैं, किंतु 712 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी, 12वीं शताब्दी तक का जो काल है, ये ट्रांजिशन एज है, संक्रमण काल है। इसमें कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम प्राचीन इतिहास में भी पढ़ते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक जो हम मेडाइवल हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। क्योंकि जब इस्लामिक लोगों का जब राज शुरू हुआ, यहाँ पर आगमन हुआ, तो उनकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो गई है। तो वहां से हम 712 ईस्वी जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, तो वहां से लेकर हम मेडाइवल हिस्ट्री में भी पढ़ लेते हैं, और बहुत सारी चीजें जो प्राचीन इतिहास में भी हम 12वीं शताब्दी तक पढ़ते हैं, वो ट्रांजिशन एज है। तो यहाँ से लेकर 712 से लेकर 1707 तक मुख्यतः जो औरंगजेब का निधन हुआ, वहां तक हम मेडाइवल हिस्ट्री को देखते हैं। अब फिर से यहाँ पर भी एक ट्रांजिशन एज है। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो थोड़ा पीछे यूरोपीय आगमन को देखेंगे, 1498 में वास्को डी गामा, उससे भी पहले और कई सारी चीजें हम देखेंगे। तो वहां से लेकर 1707 तक, 17वीं शताब्दी के मध्य तक मान सकते हैं, वहां तक फिर एक संक्रमण काल है, ट्रांजिशन एज।
तो उसको हम पढ़ते हैं। और फिर जो है कि अपने मॉडर्न हिस्ट्री पे बढ़िया से आ जाएंगे। जब ब्रिटिश युग भारत में शुरू हुआ, ब्रिटिश शासन जब शुरू हुआ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ वो सब देखेंगे। अब बात यह है कि पिछले वर्ष हमने जब हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया था तो उस समय हमने शुरुआत प्राचीन इतिहास से किया था, लेकिन इस बार हम इतिहास की शुरुआत जो है कि आधुनिक इतिहास से करेंगे। भारत का आधुनिक इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास से प्रारंभ करेंगे। क्यों करेंगे, इसके कुछ कारण हैं। इस बार हम प्राचीन इतिहास से शुरू क्यों नहीं करेंगे, उसके कुछ कारण हैं। कारण आपको बताते हैं। देखिए भैया, आधुनिक भारत का इतिहास आप पढ़ने वाले हैं। क्यों आधुनिक भारत का इतिहास से शुरू कर रहे हैं, इसके कारण बताएंगे। पहले थोड़ा कुछ और जान लीजिए। इतिहास जो है, जिसको अंग्रेजी में हिस्ट्री आप बोलते हैं, कहा जाता है कि इसके फादर ऑफ हिस्ट्री वो है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। ये हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कौन बना दिया? कौन पगला बना दिया? तो पगला कह सकते हैं क्योंकि दार्शनिकों को पागल लोग अक्सर बोलते ही हैं उनके बातों को सुनकर। एक रोमन दार्शनिक थे, रोमन दार्शनिक, नाम था सिसरो। क्या नाम था? सिसरो। सिसरो ने हेरोडोटस की एक पुस्तक पढ़ ली, हिस्टोरिका, जो इतिहास पर पहली पुस्तक लिखी गई। हिस्ट्री पर, इतिहास पर नहीं। इतिहास पर तो बहुत सारी पुस्तकें हमारे वहां लिखी जा चुकी थी, जिसे कई लोग ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं भी मानते हैं, फिर भी हम तो मानते हैं। महाभारत, वेद व्यास जी, जिन्होंने सबसे पहले ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा, इसलिए हम उन्हें इतिहास का पिता मानते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री भले हो हेरोडोटस। तो सिसरो ने हिस्टोरिका पढ़ लिया और कहा कि भैया ये फादर ऑफ हिस्ट्री है। हेरोडोटस का है, फादर ऑफ हिस्ट्री है। ये है नहीं, इनको मान लिया गया है। क्यों? क्योंकि सिसरो ने कह दिया था। ठीक वैसे ही जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता है नहीं, उन्हें मान लिया गया। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। अब जब सिसरो एक रोमन दार्शनिक, इस विदेशी की बात को मानकर हम हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री मान सकते हैं, तो इतने महान व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस, उनकी बात को मानकर हम क्यों नहीं राष्ट्रपिता मान ले गांधी जी को? खैर वो बात अलग है, लेकिन वो है नहीं, लीगली है नहीं। कैसे नहीं है? गांधी जी, देखिएगा, एक 10 वर्ष की बच्ची थी, छोटी सी बालिका, कन्या थी, नाम था ऐश्वर्या पराशर। ऐश्वर्या पराशर। ये ऐश्वर्या जो शब्द बना है ना, ऐश्वर्य में टाप प्रत्यय जुड़ गया है, ऐश्वर्या बन गया है। संस्कृत जब आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना और सबसे प्रसिद्ध प्रत्यय है टाप प्रत्यय। तो ऐश्वर्य में टाप प्रत्यय जुड़ गया है, ऐश्वर्या बन गया है। ऐश्वर्या पराशर, भैया पराशर इस बच्ची का गोत्र होगा, तो कई लोग टाइटल के रूप में अपने गोत्र को ही लगा लेते हैं। तो इसने आरटीआई फाइल की और आरटीआई में पूछा कि भैया गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? क्या उन्हें ऐसी कोई उपाधि दी गई थी? इनको राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? क्या कोई उपाधि दी गई थी? तो रिप्लाई आया था, नहीं भैया, हमने ऐसी कोई उपाधि नहीं दी, कोई उपाधि नहीं दी। तब इस बच्ची ने एक पत्र लिखा, एक अर्जी लगाई, इसके पास प्रधानमंत्री, पीएम और राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास एक पत्र लिखा और कहा कि आप एक अधिसूचना जारी करिए, आप एक अधिसूचना जारी करिए और इन्हें घोषित करिए, गांधी जी को घोषित करिए राष्ट्रपिता, अधिसूचना जारी करके, यदि उन्हें उपाधि नहीं दी गई है तो पीएमओ ऑफिस ने जो है कि इस अर्जी को होम मिनिस्ट्री के पास फॉरवर्ड किया और गृह मंत्रालय से पूछा
कि भैया ऐसा हम कर सकते हैं, तो कहा कि नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कुछ संवैधानिक मजबूरियां हैं। क्या संवैधानिक मजबूरियां? तो संविधान का आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 आपने सुना होगा, ये एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स की बात करता है। एबॉलिशमेंट ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का बहिष्कार। इसके तहत भैया दो क्षेत्र बस, एक मिलिट्री और एक एजुकेशन, इन दोनों को छोड़ के आप किसी भी फील्ड में ऐसी कोई उपाधि किसी को नहीं दे सकते। तो हम गांधी जी को ये उपाधि नहीं दे सकते, तो लीगली गांधी जी राष्ट्रपिता नहीं। एक और भ्रम है कि हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है, जबकि सत्य यह है कि कोई भी खेल हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है। महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के एक स्कूल टीचर ने, धुले जिला पड़ता है, वहाँ के एक स्कूल टीचर ने आरटीआई फाइल किया और पूछा कि हॉकी को किस वर्ष राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया गया। तो रिप्लाई आया कि हॉकी क्या कोई भी खेल हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है, क्योंकि सरकार की ये जिम्मेदारी है, ये कर्तव्य है कि वो हर खेल को इक्वली प्रमोट करे, इनकरेज करे। तो इसलिए हम किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा नहीं दे सकते। तो जिस तरह से गांधी जी राष्ट्रपिता हैं नहीं, लेकिन हम मानते हैं, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है नहीं, लेकिन हम मानते हैं, उसी प्रकार हेरोडोटस हिस्ट्री फादर ऑफ हिस्ट्री है नहीं, उनको लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि सिसरो ने एक बार कह दिया था। तो भले फादर ऑफ हिस्ट्री वो हो, इतिहास के पिता वेद व्यास जी, ठीक है। हमारे बीएचयू में एक प्रोफेसर हमारे हैं विनोद सर, डॉक्टर विनोद जायसवाल। वो हमें जब पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि हम तो प्रश्न भी बनाते हैं कहीं अगर तो खुल के लिखते हैं कि इतिहास का पिता कौन, और उत्तर वेद व्यास ही होता है सही। अगर और कोई हेरोडोटस लिखते तो हम गलत काट देते हैं, वो कहते हैं। तो ये बातें हैं। अब आगे देखें हम कहां पर, आधुनिक भारत का इतिहास हम क्यों शुरू कर रहे हैं। फिर हम अटक गए। एक और बात, इतिहास की परिभाषा। बहुत विद्वानों ने बहुत अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं, लेकिन एक परिभाषा जो हमको सबसे भा गई अधिक, वो है जी.आर. एल्टन द्वारा दी गई परिभाषा। जी.आर. एल्टन कहते हैं कि इतिहासकार जो लिखता है वही इतिहास है। इतिहासकार जो लिख दे वही इतिहास है। अब इससे बढ़िया परिभाषा और कोई है नहीं। कई परिभाषाएं आपको मिल जाएंगी, 5-5, 6-6 लाइन की, एक पेज की भी कोई मिल सकती है परिभाषा, लेकिन इतिहासकार जो लिखता है वही इतिहास है। इससे बढ़िया कोई परिभाषा मिल नहीं सकती। हमें इतना क्यों भा गया? क्योंकि हमें याद आ गया जो है कि हम जब 8वीं कक्षा में पढ़ते थे और उस समय हमारे संस्कृत के अध्यापक महेश त्रिपाठी सर ने हमसे एक प्रश्न किया और हमने उसका उत्तर दिया, वो भी ऐसा ही था। उन्होंने प्रश्न किया, क्रिया किसे कहते हैं? जो आप सभी साधारण रूप से पहली कक्षा से ही पढ़ते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। लेकिन 8वीं कक्षा में आकर हम वो परिभाषा, किताबी परिभाषा भूल गए थे जो हमने पहली कक्षा में याद की थी। क्रिया किसे कहते हैं, और समझ नहीं आ रहा था क्या बोले क्या कहें। तो इसे डरते डरते बोले कि कर्ता जो करता है वही क्रिया है। क्या हमने कहा? कर्ता जो करता है वही क्रिया है। कर्ता क्या है? कर्ता किसी कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता ऐसा करता। आप जब हिंदी में पढ़ते हैं विभक्ति, चाहे संस्कृत में प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति पढ़ते हैं, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से ऐसे पढ़ते हैं ना। तो कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, राम ने वो किया, श्याम ने वो किया, तो किसने किया? कर्ता ने किया। तो किसी कार्य को करने वाला कौन है? कर्ता है। हमसे पूछा क्रिया किसे कहते हैं, हमने कहा कर्ता जो करता है वही क्रिया है। डर के हमने बोला और सर ने कहा वाह कितनी अच्छी परिभाषा बताई, कर्ता जो करता है वही क्रिया है। हमें लगा कि सर व्यंग्य कर रहे हैं, लेकिन आगे जैसे ही सर बोले हम प्रसन्न हो गए। सर बोले देखो तो कितनी अच्छी परिभाषा बताई बच्चे ने, कर्ता जो कर दे, वो हंस दे, रो दे, गा दे, बैठ जाए, उठ जाए, भाग जाए, दौड़ जाए, जो कर दे वही क्रिया हो गई। हम भी बड़े खुश हो गए कि हमने एक परिभाषा का आविष्कार कर दिया। बाद में ऐसी एक मिलती जुलती परिभाषा हमने देखी इतिहास के संदर्भ में कि इतिहासकार जो लिखता है वही इतिहास है। हमें याद आ गया ये 8वीं कक्षा की बात याद आ गई।
और हमारे मन ने कहा कि पिछले जन्म में हम जी.आर. एल्टन के गुरु जी रहे होंगे और हमने इनको सिखाया होगा। ये हमारे पास शिक्षा लेने आए होंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, अंग्रेज को नहीं सिखाएंगे, हम विदेशी को नहीं सिखाएंगे। तो उन्होंने निवेदन किए होंगे और फिर हमने कहा होगा कि 10 हाथ दूर रहना, वहाँ रहना, हम यहाँ से बताएंगे टच में नहीं होना, क्योंकि विदेशियों से हमें नफरत है और हमने इन्हें सिखाया होगा। और हमारे बतियाई जो है कि आगे चल के इन्होंने बताया, उसी को हम इस जन्म में आगे पढ़ रहे हैं। इतिहासकार जो लिखता है वो इतिहास है। तो खैर ये सब तो बातें हैं जो है कि आपको जो हमने पुस्तक का नाम बताया, हिस्टोरिकल थॉट्स एंड हिस्टोरियोग्राफी बाय डॉक्टर मनु शर्मा एंड संतोष कुमार। उस पुस्तक में आप ऐसी कई परिभाषाएं इतिहास के विषय में पढ़ सकते हैं। कई विद्वानों ने कई सारी परिभाषाएं दी, वो सभी परिभाषाएं उस पुस्तक में हैं। खैर आगे हम देखें, आगे बढ़े हम आधुनिक भारत का इतिहास से क्यों शुरू कर रहे हैं। कारण नंबर एक, जब पिछले वर्ष हमने प्राचीन इतिहास पढ़ाना शुरू किया था, एक समय निर्धारित हमने किया कि इतने समय में हम पूरी हिस्ट्री को पढ़ा देंगे। शुरुआत में ऐसा होता है, आप भी परीक्षा लिखते होंगे तो शुरुआत में जो प्रश्न लिखते होंगे उसमें बहुत ज़्यादा समय लेते होंगे। बाद में जैसे जैसे समय कम होता जाता है वैसे वैसे आप कम समय में उसको लिख के ख़त्म कर देते हैं। आगे जैसे बढ़ते जाते हैं आपका राइटिंग भी खराब होते जाता है, आप उसमें समय भी कम देते हैं, कम पेज भी लिखते हैं। तो ऐसे ही जो है कि अब साइकोलॉजी है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब शुरू में पढ़ाना शुरू किया तो बहुत डिटेल में पढ़ाना शुरू किया, प्राचीन इतिहास में बहुत समय ले लिए, और बाद में जब समय नहीं बचा तो मेडिवल में थोड़ा और उससे कम समय, मॉडर्न में एकदम शॉर्टकट में मार के पूरा खत्म कर दिया, जबकि सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस बार हमने निर्णय किया कि नहीं भैया, इस बार ऐसा नहीं करेंगे। पिछली बार गलती जो कर दी, जिससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उसको पहले पढ़ाएं, उसकी ज़्यादा समय उसको देंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने का पहला कारण ये है। दूसरा कारण, आधुनिक इतिहास ही हम क्यों शुरू कर रहे हैं। आप इससे दूसरा कारण ये है कि लगभग सभी लोग इससे पहले से कुछ ना कुछ परिचित रहते हैं। इसमें के कई सारी चीज़ों को पहले से लोग जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन जो हुआ, ब्रिटिश का राज कैसे हुआ, ये सब लोग अधिकतर लोग जानते हैं। तीसरा कारण ये है कि भैया आप कई सारे विषय पढ़ते हैं, जैसे पॉलिटी आप पढ़ते हैं, राज व्यवस्था, भारत की राज व्यवस्था, तो उसमें हिस्ट्री आपको मिल जाता है। जैसे आप शुरू करते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो वहाँ पर आप शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता चलता है कि 1934 में सबसे पहले एम.एन. राय ने कंसेप्ट दिया, विचार दिया एक संविधान का, कि हमारा एक संविधान होना चाहिए। एम.एन. राय बहुत अच्छे दार्शनिक भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, बहुत विद्वान आदमी थे, जो है कि पहले कम्युनिस्ट थे, बाद में जो है कि ह्यूमनिस्ट हुए। तो बहुत सारे उनके विचार बदलते रहे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बंगाल के। तो एम.एन. राय ने सबसे पहले विचार दिया संविधान का। फिर आप एकदम पीछे जाते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, गठन हुआ, फिर वो भारत में आई, फिर जो है कि धीरे धीरे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो है कि बंगाल पे उसका शासन हुआ। फिर जो है कि 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आप पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आप जो है कि एक्ट ऑफ 1793 पढ़ते हैं। फिर आप जो है कि चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, और ऐसे करते करते जो है कि तब तक स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हो जाता है। और इसके बाद जो है कि पावर का ट्रांसफर हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास। कंपनी से पावर जो है कि ट्रांसफर हो जाती है क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। अब डायरेक्ट रूल हो जाता है ब्रिटिश साम्राज्य का। और तब आता है गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1958। यहाँ से गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत होती है 1958।
इसके बाद 1961 आता है, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1961। फिर गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1992 आता है, 1992 कह रहे हैं 1858 जवान फिसल जाता है। तो ये जो जिह्वा है ना, जिह्वा ये अस्थि नहीं रही थी, इसमें कोई हड्डी नहीं है, लेकिन ये पूरे शरीर के हड्डियों को तोड़वाने का सामर्थ्य रखती है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक दिन असेंबली में जीके क्विज होता था, तो हाउस कैप्टन हम ही थे। तो हमने एक दिन जो है कि बच्चे थे तो नटखट थे, थोड़ा बदमाशी करते, तो एक बदमाशी कर दिया, जीके क्विज में क्वेश्चन डाल दिया हम अपनी तरफ से, शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो अस्थि रहित है लेकिन शरीर के समस्त अस्थियों को तोड़वाने का सामर्थ्य रखता है। अभी बताइए कैसा बेतुका प्रश्न, लेकिन हमने डाल दिया और उत्तर था जीभ, और कोई उत्तर नहीं दे पाया। पूरे 900 बच्चों में कोई उत्तर नहीं दे पाया। सर पढ़ाई करने लगे, हिमालय सर हमारे हाउस इंचार्ज, बड़ा गजब का क्वेश्चन डाले थे, कोई उत्तर नहीं दे पाया। नहीं तो हर तो दे देता है सर। तो जिह्वा जो है ये फिसल जाती है, और कहीं यहाँ तो फिसली है तो ठीक है, और कहीं इधर उधर फिसल जाए गलत जगह तो फिर पूरे शरीर का हड्डी टूट सकता है। जिह्वा जो है यहाँ पर फिसल गई कोई बात नहीं। जो है कि 1858, लेकिन एक बात आप जान गए, जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, ठीक है। 1858 में पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फिर 1861 आया, फिर गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1892 आया, फिर उसके बाद से जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आया, उसके बाद 1919 आया, और तब अंत में गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 आता है, 1935 आता है। और इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1946 आता है, तब देश को आज़ादी मिलती है, फिर अपना संविधान बनता है, और तब हम उस संविधान के बारे में पढ़ते हैं कि मैक्सिमम चीजें जो है गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1935 से ली गई हैं। तो एक तरह से पॉलिटी का ये पूरा जो चैप्टर है, अध्याय है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ये पूरा कवर हो जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री में। पॉलिटी नहीं, बहुत सारी चीजें जो है कि उसमें आपको लाभ देगा ये मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, आपका संविधान है, ये एथिक्स में भी जो है कि इसका रोल है बहुत, आप आगे जानेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से हम मॉडर्न हिस्ट्री से ही शुरू करें, लेकिन पहला कारण वही कि पिछले साल जो हमने गलती किया प्राचीन इतिहास से शुरू करके, उधर तो बहुत समय दे दिया और बाद में समय बचा नहीं मॉडर्न हिस्ट्री में जाने। तो इस बार जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करते हैं, आगे फिर हम एंशिएंट मेडिवल भी पढ़ेंगे और वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। पिछले वर्ष हमने वर्ल्ड हिस्ट्री हम नहीं पढ़ाए थे, इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे। तो आधुनिक भारत का इतिहास हम शुरू करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे आज जो है इंट्रोडक्टरी बस क्लास है, ये सब इंट्रोडक्शन आपने देख लिया। अब क्या क्या पढ़ेंगे हम, सप्ताह में अभी 1 महीने तक 3 आपको चलचित्र प्रेषित किए जाएंगे, 3 वीडियो आपको भेजे जाएंगे, 3 वीडियो आपको मिलेंगे उपलब्ध हर सप्ताह में 3 महीने तक, 1 महीने तक। उसके बाद हम इसको बढ़ाएंगे। और तो फिलहाल हम आगे क्या पढ़ेंगे, किस क्रम में क्या क्या पढ़ेंगे, ऊपर एक हम आपको खाका आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो यूरोपीय आगमन पढ़ेंगे। अब यूरोपीय आगमन में होता क्या है कि बहुत सारे लोग बताते नहीं हैं इसको, वर्ल्ड हिस्ट्री से कनेक्ट करके नहीं बताते हैं। यूरोपीय आगमन को इसे ऊपर ऊपर बता देते हैं कि बाकी जो है कि भैया हम चीजें जो है पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, लेकिन हम जो है कि विश्व इतिहास से कनेक्ट करके लाएंगे ताकि आपको सब समझ में आ जाए क्यों आए भारत, आखिर कारण क्या था, जरूरत क्या थी, सब चीजें हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। यूरोपीय आगमन देखेंगे और उसके बाद जो है कि हम जो है कि क्या कहते हैं ब्रिटिश शासन का विस्तार पढ़ेंगे। ब्रिटिश विस्तार कैसे हुआ भैया, तो भारत में यूरोपीय कंपनियां ही तो बहुत सारी 6 कंपनियां लगभग में मुख्य हम देखते हैं, उसमें कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे चली गई, इसका विस्तार कैसे हुआ, सबको पीछे करके, और जो इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको कैसे ये हराया, उस सब हम देखेंगे। तो करीब जो है कि
यूरोपियों के आगमन से लेकर 1707 तक हम एक खंड में देखेंगे, जब तक औरंगजेब का शासन था, औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसके बाद जो है कि सेंट्रलाइज्ड पावर जो था भारत का वो खत्म हो गया और कई सारे छोटे छोटे राज्य, स्वतंत्र राज्य अपने अस्तित्व में आ गए। तो जो केंद्रीय सत्ता का अभाव हुआ उसके कारण जो इनको एक बढ़िया सा रास्ता मिला कि हम अपना विस्तार करें। और फिर 1707 से लेकर 1750 के समय तक देखेंगे भैया, उस समय 18वीं सदी के मध्य में भारत की राजनीतिक दशा क्या थी, स्थिति क्या थी, कैसे इन्होंने शासन स्थापित कर लिया, वो चीजें देखेंगे 1750 तक। इसी बीच 1746 में कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाता है। कर्नाटक युद्ध कर्नाटक, आप कर्नाटक आज का मत समझ लीजिएगा। कर्नाटक इधर है पश्चिम में, पूरब में, माने दक्षिण में, दक्षिणी पूर्वी में, पूरब में जो तमिलनाडु, आपका तमिलनाडु का जो हिस्सा है उसके, तमिलनाडु के ऊपरी हिस्से में यानी उत्तरी हिस्से में, और उत्तरी में भी पूरब, उत्तरी पूरब हिस्से, तमिलनाडु के उत्तरी पूर्व हिस्से का एक क्षेत्र था। आंध्र प्रदेश में भी थोड़ा फैला था, उसको उसमें कर्नाटक बोला जाता था। तो कर्नाटक में 3 युद्ध हुए। 46 से शुरू हुआ था पहला युद्ध, फिर तीसरा युद्ध आपका जो है 58 से 63 तक हुआ, 1758 से 63 तक कर्नाटक का तीसरा युद्ध। इसमें जो है कि 1760 में एक युद्ध हुआ, वांडीवास की लड़ाई, जिसमें जो है कि फ्रांसीसी पूरी तरह से हार गए। इधर से आयरकूट था ब्रिटिश की तरफ से, और उधर कैप्टन लाली थे अंग्रेज फ्रांसीसियों की तरफ से। तो कैप्टन लाली का मुंह लाल हो गया, आयरकूट हरा दिया, और जो है कि वांडीवास की लड़ाई के बाद ही फ्रांसीसी भी चले गए और एक वर्ष बचे ब्रिटिश, अंग्रेज। इन्होंने फिर आगे चल के जो है कि 1757 में ही बीच में प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में वो भी देखेंगे हम। 1757 में प्लासी का युद्ध, और फिर 1764 में बक्सर का युद्ध, ये हम पढ़ेंगे। इन दोनों युद्धों के बाद बंगाल पर पूरी तरह से इनका शासन स्थापित हो गया अंग्रेजों का। तो बंगाल पर शासन स्थापित हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करते करते इन्होंने लगभग पूरे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित किया। और फिर हम करते करते आ जाएंगे 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पास। इसके बाद ब्रिटिश राज आ जाएगा पूरी तरह से, डायरेक्ट रूल। और उसके बाद हम जो है कि 1857 से 1885 के कालखंड को देखेंगे, जो है कि लॉर्ड लिटन को, लॉर्ड रिपन को, सबको पढ़ेंगे। जो है कि 1885 तक के कालखंड को देखेंगे। 1885 में भैया इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। तो वहां से एक और खंड हम बनाएंगे। 1885 से लेकर 1915 तक के काल को देखेंगे। इसको भी 2 भागों में बांटेंगे। 1885 से 1905 तक एक, क्योंकि ये नरम पंथियों का युग था, एज ऑफ मॉडरेट्स। और फिर 1905 से 1915 एज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, गरम दल, गरम पंथी विचारधारा। तो ये सब देखेंगे। इसी बीच 1905 में आपका बंगाल विभाजन भी हम देख लेंगे। और फिर 1915 के बाद जो है कि गांधीयन हीरा, गांधी युग शुरू होगा। और गांधी युग को देखते देखते हम चलेंगे 1947 तक। और 1947 के बाद हम आज़ादी के बाद के भारत को देखेंगे। अब तक 1947 के बाद, आज़ादी के बाद अब तक का जो भारत है, इसको भी देखेंगे। तो ये पूरा जो है कि ब्लूप्रिंट आपके सामने है, कैसे कैसे हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज 29 जुलाई को आपको ये वीडियो मिलेगा। और इसके बाद जो है कि 31 दिन का है, शर्मा जी की 30 दिन का है। अप्रैल, नवंबर, जून, सितंबर, ये माह है सब 30, शेष फरवरी छोड़कर बाकी सब 31। तो ये है जुलाई, तो 31 दिन का महीना है। तो 31 तारीख को दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा, जहाँ से हम एकदम शुरू करेंगे यूरोपीय आगमन। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री से एकदम कनेक्ट करते हुए आएंगे, सब चीज़ आपको पढ़ाएंगे, कस्टम दुनिया सब बता देंगे, आप चिंता मत करिएगा। तो जो है कि तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु भारतस्य संस्कृते, जय श्री राम।